मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, तो पहले हम जो प्रश्न लॉन्ग आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं डायनामो या जनरेटर। इसका दूसरा नाम क्या है? जनरेटर या जनित्र, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो जनित्र तो ये लिखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसको। तो इसकी परिभाषा, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो उसे क्या कहलाती है? डायनामो। एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह प्रत्यावर्तक या प्रतिवर्ती धारा जनरेटर का चित्र जो देख लेते हैं, तो इस प्रकार है। तो ये चित्र है इसका। ये चित्र है पूरा, और ये कुंडली है। तो इसमें जो ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इस तरीके से देख लेते हैं। ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक। ये दोनों चुंबक हैं, और ये जो है ये कुंडली है। ये क्या है? कुंडली है। क्या है ये? कुंडली। और ये क्या है? बुश है। ये बुश है। क्या है ये? बुश। ये ब्रुश है। ये ब्रुश है। ये सर्पी बल है। क्या है ये? सर्पी बल है। तो इस तरीके से आप लिखते जाएँ, चित्र बना लें। और ये इसका सर्किट है। ठीक है, तो ये इसका चित्र हुआ आएगा एसी जनरेटर का। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है। तो देख लेते हैं आप। तो ये चित्र आएगा ही आएगा, पक्का है। अब इसकी अगली हेडिंग है संरचना। तो संरचना है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? तो क्षेत्र चुंबक इसका, ये इसका क्षेत्र चुंबक है। ये इसका क्या है? क्षेत्र चुंबक है। कौन सा वाला? ये क्षेत्र चुंबक है। तो देख लें, ये क्षेत्र चुंबक है, ये कुंडली है, ये कुंडली है। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्षेत्र चुंबक है, तो यह अति शक्तिशाली, कैसा रहता है? ये अति शक्तिशाली रहता है, चुंबक होता है, जो ध्रुवों के मध्य, इनके ध्रुवों के मध्य कुंडली घूमती रहती है। बस इतना ही लिखना है। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर कुंडली को कहते हैं। ये मुलायम लोहे के एक करोड़ से लिपटी अधिक संख्या में पृथक तारों की कुंडली होती है। बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि जो कुंडली होती है क्या होती है? तो कुंडली होती है मुलायम करोड़ की। क्या? मुलायम लोहे के करोड़ में लिपटी हुई अधिक संख्या काय की तारों की, तो ये कुंडली होती है। ये सर्पी वाले हैं। सर्पी वाले कैसे होते हैं? गोल गोल लगे रहते हैं इस तरीके से। तो कुंडली के दो अलग अलग से धातु पे C1 C2 के जोड़ देते हैं। तो ये सर्पी वाले कहते हैं। ब्रुश क्या है? तो ब्रुश है जो वलय के वलय से जुड़े होते हैं। ब्रुश क्या है? जो वलय से जुड़े होते हैं। कार्बन या किसी धातु के पत्तियों के बने दो ब्रुश होते हैं। इनका एक एक सिरा दो वलयों को स्पर्श करता है। शेष दूसरा सिरा बाहरी परपथ से संबंधित कर दिया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है। तो इसका एक सिरा कुंडली से जुड़ा है, ये वाला सिरा कुंडली से जुड़ा है, ये परिपथ से जुड़ा है। ये कुंडली से जुड़ा है और ये परिपथ से जुड़ा है। देख लेते हैं। और डीसी जनरेटर में क्या अंतर होता है? इसमें ये पूरे गोल होते हैं, उसमें आधे होते हैं। बस इतना अंतर है, उसमें देख लेते हैं उसको। ये है आपका डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में अंतर सिर्फ यही होता है। कहाँ होता है अंतर? तो अंतर यहाँ होता है सर्पी वाले में। सर्पी वाले तो उसके सर्पी वाले कहलाती है, इसके विभक्त वाले कहलाती है। ये आधे आधे हैं, देख लो, ये आधे आधे हैं विभक्त वाले। बाकी सेम टू सेम है। तो इसमें सर्पी वाले और इसमें आधे विभक्त वाले होते हैं, यानी टूटे हुए वाले होते हैं, जो आप देख सकते हैं। इसके क्या होते हैं? विभक्त वाले होते थे। तो इसमें यही अंतर, यदि आ जाए उसमें एसी डीसी जनरेटर में क्या अंतर है? तो एसी डीसी जनरेटर में यही अंतर है कि जो एसी जनरेटर है वो अल्टरनेटिव करंट के लिए है, और डीसी जनरेटर है वो डीसी करंट के लिए है। और इनके सर्पी वाले में अंतर होता है। जो एसी जनरेटर के जो वाले सर्पी वाले होते हैं, तो वो जनरेटर के जो सर्पी वाले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और डीसी जनरेटर के जो सर्पी वाले होते हैं एक से होते हैं, ऐसे होते हैं। बाकी पूरी क्रियाविधि और पूरा संरचना सेम है, सिर्फ सर्पी वाले अलग लिखना है। तो क्रियाविधि आप देख लेते हैं। क्रियाविधि, क्रियाविधि क्या है? तो क्रियाविधि ये प्रत्यावर्ती जनरेटर की कार्यविधि। इसमें आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा उसकी अक्ष पर समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में के बीच घूर्णन कराते हैं। फलस्वरूप कुंडली को क्षेत्रफल एकांतर क्रम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तथा समांतर होता रहता है। इससे आर्मेचर से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है। ये मतलब शून्य से अधिकतम शून्य तक जाता है, और शून्य से फिर अधिकतम जाता है। अधिकतम से शून्य और शून्य से अधिकतम, इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप आर्मेचर में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस कारण जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। ये तो हो गई इसकी कार्यविधि, इसकी एसी जनरेटर की। इसी प्रकार से डीसी जनरेटर है वह युक्ति जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और यह सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करती है। अब इसका चित्र देख लेते हैं। इसका चित्र ये है। संरचना बिल्कुल सेम है, तो संरचना भी आप देख लें। संरचना बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। जैसे हमने एसी की संरचना है, वैसे इसकी संरचना है, सिर्फ अंतर सिर्फ यहाँ है। विभक्त वाले की जगह हमें विभक्त वाले लिखना है सर्पी वाले के स्थान पर। संरचना लिखना है इसमें जनरेटर की। तो ये है, देख लेंगे आप अच्छी तरीके से, जो हमने बताया विभक्त वाले है।
अब ये इसकी कार्यविधि है डीसी जनरेटर की। इसमें एक कुंडली के समरूपी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, इससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसमें कुंडली को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्रों के या ध्रुवों के मध्य घूर्णन कराया जाता है, जिससे स्टेटर घूमने लगता है और घूमने वाले भाग को हम रोटेटर कहते हैं। स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर होता है, घूमने वाला भाग रोटेटर कहलाता है। सॉरी। अब देख लेते हैं एसी और डीसी में अंतर। तो डिस्क धारा क्या है? डिस्क धारा का परिमाण जिसका समय नियत रहता है, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है। तो डिस्क धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं अल्टरनेट करंट। इस तरीके से इसका ग्राफ है। डिस्क धारा बैटरी से मिलती है और यह विद्युत जनरेटर तथा प्रत्यावर्ती डायनामो से प्राप्त होती है। घरों में टॉर्च अन्य उपकरण में हम डिस्क धारा का प्रयोग करते हैं। घरों तथा कारखानों में टीवी चलाने में और ये सब जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका काम करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को छूने से झटका लगता है। प्रत्यावर्ती धारा कौन होती है? जो अपने घरों में जो ये लाइट खंभों तारों से आती है। डिस्क धारा कौन होती है? जो हमें बैटरी से प्राप्त होती है। तो ये डीसी और एसी में अंतर हो गए। ये क्या है? डीसी और ये क्या है? एसी। ध्यान देना। तो डिस्क धारा की संरचना ये है। दूसरा हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में पोषण। मानव में पोषण, तो पोषण क्या है तो आप जानते ही हैं कि शरीर को, तो सबसे देख लेते हैं पाचन। तो पोषण क्या है शरीर में? अब जैसे पोषण की परिभाषा लिखेंगे तो वह है खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषण कहते हैं। अब देख लेते हैं पाचन की परिभाषा। काय की? पाचन की। तो पहले डालेंगे पाचन की परिभाषा। पाचन तंत्र का जब वर्णन करेंगे तो सबसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा लिखेंगे। तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा सरल, मतलब हमारे द्वारा खाए गए, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और इस क्रिया में जो हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं वो संपूर्ण अंग मिला करके पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो पाचन क्या है? जब हम जटिल खाद्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। और इस क्रिया में जो भाग लेते हैं, जो जो अंग हमारे भाग लेते हैं, उसे पाचन तंत्र कहलाते हैं। आप देख लें पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आपका मिलता है, क्या मिलता है? मुख मिलता है। क्या मिलता है? मुख। मुख के अंदर मिलते हैं जीभ और दांत और लार ग्रंथियाँ। फिर थोड़ा अंदर चलते तो ये ग्रसनी मिल जाती है। ग्रसनी के बाद ये वाला भाग ग्रासनली है। क्या है ये? ग्रासनली। तो ग्रासनली वाला भाग है और ये आमाशय है, ये आपका यकृत है और ये पित्ताशय दिख रहा है। इसके बाद ये पत्ती जैसी संरचना है, ये अग्नाशय है। ये छोटी आंत है। छोटी आंत में से ग्रहणी कहते हैं। और ये बड़ी आंत है। ये आपकी पूरी क्या है? बड़ी आंत है। ये पूरी बड़ी आंत है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। और ये आपकी छोटी आंत है, जो ये दिख रही है छोटी आंत। और ये आपकी परिशेषिका है। ये आपकी विक्रम रूपी परिशेषिका है। और ये रेक्टम है, मलाशय, जहाँ मल भरा रहता है। और ये आपका गुदा द्वार है, जहाँ से मल बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप देख लें। और पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी का अवशोषण यहाँ होता है बड़ी आंत में। कहाँ होता है पानी का अवशोषण? बड़ी आंत में। यहाँ पानी का अवशोषण होता है, यानी जल का अवशोषण होता है कोलोन में। हम देख लेते हैं पाचन के जो भाग हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है? मुख। आहार नाल पूरी देख लें तो आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। कहाँ से? जो मुख से गुदा द्वार तक फैली होती है। कितने मीटर की होती है? 8 से 10 मीटर। मुख और मुख गुहिका। तो मुख क्या है? मुख मुख एक अनुप्रस्थ काट। मुख क्या है? तो 2 होंठों से घिरा रहता है, जिसे हम मुख कहते हैं। और मुख के अंदर क्या होती है? मुख गुहिका। तो मुख के अंदर जिसमें दांत, जीभ वगैरह पाए जाते हैं, उसे हम मुख गुहिका कहते हैं। अब है ग्रसनी। तो मुख गुहिका के पीछे वाला भाग, मुख गुहिका के पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें वायु और भोजन का ये सहमार्ग होता है, मतलब वायु भी जाती है यहीं से भोजन भी जाता है। ग्रसनी के अंदर एक बड़ा निगल द्वार होता है, गलेट होता है, निगल द्वार होता है, जिसमें इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। घाटी द्वार पर यानी ग्लोटिस पर एक उपास्थि में रचना होती है। क्या होती है? उपास्थि में रचना, जिसे घाटी ढापन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? घाटी ढापन बोलते हैं। जो घाटी ढापन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पत्ती जैसी संरचना होती है। जो आप आईना से देखो, मुंह फाड़ के, तो अंदर एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है, तो घाटी ढापन बोलते हैं। अब है ग्रासनली। तो ग्रासनली क्या होती है? ये पतली पेशी संकुचनशील होती है। ये 2/3 भाग बनाती है। कितने भाग बनाती है? ये 2/3 भाग होती है। ये ऐच्छिक, अनैच्छिक 2/3 भाग अनैच्छिक होती है, 1/3 भाग ऐच्छिक होती है। ये इतने बात याद रखना।
तो ग्रास नली क्या है? ये पतली पेशी संकुचनशील एक लंबी नली होती है। इसमें कोई पाचन ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। इसमें कोई पाचन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, याद रखना। तो यह आहार नाल की कौन सा भाग है जिसमें पाचन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो ग्रास नली है। क्या है वो? ग्रास नली। अब बोलते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? एक जे के आकार की संरचना है। कैसे? जे के आकार की। क्योंकि ऐसी संरचना है ना जे के आकार की, इतने पे। तो ये थैलिया सी बनी रहती है, तो ये जे के आकार की बनी रहती है। इससे ये जे के आकार की संरचना है, जिसमें इसे जठर भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है आमाशय का? जठर, यानी गठरा। गठर के आकार को जठर बोलते हैं। इसमें जठर रस निकलता है। इसमें कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। इसमें 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। दो इसमें HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज नामक बेकर एंजाइम उपस्थित होता है। तो इसमें इतने सारे लाइपेज नामक बेकर एक एंजाइम उपस्थित होता है, वो HCl होता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये आमाशय है, देख सकते हैं, ये आमाशय है। अब आते हैं छोटी आंत पे। तो छोटी आंत यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसमें विलाई होते हैं जो भोजन का पाचन में सहायक होते हैं। तो ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि विलाई क्या है? विलाई। विलाई या रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, विलाई या रसांकुर। ये क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक नंबर में भी आ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 7 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई, 6 से 7 मीटर। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो गृहिणी होती है। गृहिणी पहला भाग होता है जो सी के आकार की संरचना है। तो गृहिणी कैसे आकार की संरचना है? सी या यू के आकार की। एक नंबर में आ सकता है। इस पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां। एक नंबर में आ सकता है ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्रूनर ग्रंथियां गृहिणी में पाई जाती हैं। मध्यांत्र, ये गृहिणी के नीचे वाला भाग है जिसे हम मध्यांत्र बोलते हैं, या इसे जेजुनम भी बोलते हैं। और दूसरा शेषांत्र। शेषांत्र मतलब ये 3.5 या 3.4 मीटर की एक कुंडलित नलिका होती है जो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा है। इसके दीवार मध्यांत्र से पतली या छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत के उंडक या सीकम में खुलता है। ये बड़ी आंत के कहाँ खुलता है? तो सीकम में कौन जुड़ती है? छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों जाके जुड़ती है। तो एक नंबर में आ सकता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जुड़ का स्थान क्या है? सीकम है। अब आते हैं बड़ी आंत। यह आहारनाल का अंतिम भाग है। 1.5 मीटर लंबा होता है तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये शेष बचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण करता है। तो ये क्या करते हैं? शेष बचे हुए भोजन का और जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। एक नंबर में आएगा, इसको याद रखना। और छोटी आंत बड़ी आंत के संधि स्थल को हम संधि स्थल पर इलिसिकल वाल्व होता है। अब बोलते हैं कि जो उंडक होता है, सीकम होता है, यानी कृमिरूपी परिशेषिका होती है। कृमिरूपी परिशेषिका होती है, जैसी बड़ी आंत में जुड़ी होती है। तो ये बड़ी आंत का भाग है कृमिरूपी परिशेषिका। बड़ी आंत का भाग है, ये अवशेषी है। क्या है? अवशेषी। आ सकता है कि कृमि परिशेषिका अवशेषी क्या है? तो कर्णपल्लो, यानी कि कान, कर्णपल्लो और कृमिरूपी परिशेषिका और कान की पेशियां मनुष्य की, ये सब अवशेषी हैं। अक्कलदांड और निकटेंटिव मेम्ब्रेन जो आंख में पाई जाती है, सब अवशेषी हैं। याद रखना ये एक नंबर में। अब कोलोन क्या है? तो कोलोन 1.3 मीटर लंबी होती है। यह 4 भागों में बटी होती है। ये आरोही, यानी कि जो नीचे वाला भाग है, ऐसा जो नीचे वाला भाग है आरोही, फिर ऐसा भाग यानी पृष्ठ भाग, फिर ऐसा अवरोही, और फिर यहाँ पे ऐसा है, ये सिग्मोइड। ठीक है, ये सिग्मोइड होता है। तो याद रखना, जल में अवशोषण होता है इसका। जल का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है, बचे भोजन का। और वैसे पूरा भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और कोलोन जगह जगह फूली होती है, ऐसे फूली होती है। कोलोन जगह जगह कैसी फूली होती है? ऐसे फूली होती है। जिस फूले हुए भाग को हम हस्टरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्टरा। फिर मलाशय होता है। मलाशय अंतिम भाग होता है जो गोदानाल कहलाता है। यह वृत्ताकार मल द्वारा बाहर खुलता है। इस प्रकार से पाचन तंत्र पूर्ण हुआ। पाचन ग्रंथ। अब है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो ये कर्णपूर्व ग्रंथियाँ होती हैं जो चेहरे के दोनों पार्श्व भागों में पाई जाती हैं। इसमें एक्सटेंशन नलिका द्वारा मुख में खुलती हैं। इनमें कौन कौन सी एंजाइम होता है? लाइसोजाइम तथा टायलिन। तो लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम होते हैं? एक नंबर में आएगा लाइसोजाइम और टायलिन एंजाइम होते हैं लार ग्रंथियों से निकलते हैं। ये खुलती कहाँ है? मुख गुहिका में खुलती हैं। ये स्टेशन की नलिका द्वारा खुलती हैं। तो अधोहनु ग्रंथियाँ, ये निचले जबड़े के पीछे खुलती हैं। निचले जबड़े में जीभ के नीचे खुलती हैं। ये ग्रंथियाँ वार्टन नलिकाओं द्वारा खुलती हैं। कौन सी नलिकाओं द्वारा? वार्टन नलिकाओं द्वारा जीभ के नीचे खुलती हैं। अब है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, यानी कि अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। तो अधोजिह्वा ग्रंथियाँ ये जीभ के ठीक नीचे खुलती हैं, छोटी सक्रिय होती हैं, कई महीन रिविनस तथा बर्थोलिन नलिकाओं द्वारा। तो ये कौन सी नलिकाएँ? रिविनस तथा बर्थोलिन नलिकाएँ। तो अब इससे समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ खुलती हैं। अब चलते हैं कि अल्फा एमाइलेज एंजाइम क्या होता है। अल्फा एमाइलेज एंजाइम एक नंबर में आएगा, पक्का ही आएगा, और ये टायलिन एंजाइम को ही
अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये मंड को कहाँ बदलता है, शक्कर में बदलता है। मंड को शक्कर में, इसलिए भोजन चबाते चबाते में मीठा लगने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी जो लार ग्रंथियाँ कितनी हुई, तो ये 3 जोड़ी हुई, संख्या में 6 हुई। अब है पाचन की क्रिया विधि। तो पाचन की क्रिया विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। जब कोई भोज्य पदार्थ शरीर में पहुँचते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं, तो इसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो जब भोजन को हम खाते हैं तो और गुटक जाते हैं, निगल जाते हैं, इस क्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो ऐसे लिखना है इसमें। अंतर्ग्रहण के बाद आती है दूसरी हेडिंग पाचन। तो पाचन जंतु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है तथा जल में अविलेय होता है। इन पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचरित कराने हेतु विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। सीधा पाचन की परिभाषा लिखना है यहाँ पे। कैसी पाचन की परिभाषा, जब ठोस या तरल भोजन को तोड़कर जल अपघटन द्वारा छोटे छोटे कणों में या सूक्ष्म कणों में तोड़ा जाता है, तो इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन कैसा होता है, एक कोषीय पाचन भी होता है। तो ये कहाँ, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में पाया जाता है। बहुकोषीय पाचन बंदर, मनुष्य, कुत्ता, मेढक में पाया जाता है। तीसरी हेडिंग में क्या है, मनुष्य की छोटी आंत या मध्यांत्र या शेषांत के आंतरिक स्तर पर उपस्थित जो विलाई होते हैं, विली होते हैं, रसांकुर होते हैं, में रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। ये है विलाई। इससे क्या है, ये विलाई है। इसमें क्या है, ये जाल फैला रहता है। ये जाल फैला हुआ अंदर से, देखो ये जाल दिख रहा है, ये जाल फैला रहता है। तो इसमें चषक कोशिकाएं भी होती हैं, अक्षीर वाहिनी भी होती हैं, यहाँ पे लैक्टिल्स होती हैं। तो रसांकुर के मध्य भाग में अक्षीर वाहिनियाँ लैक्टिल्स नामक लसिका कोशिकाएं होती हैं। लसिका कोशिकाएं बसी अम्ल का तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लसिका कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो ये बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। फैट का अवशोषण यानी कि वसा का अवशोषण इस तरीके से करती हैं, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में करती हैं। चौथी हेडिंग है भोजन का स्वांगीकरण। तो पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ को अत्यंत छोटे छोटे कणों में जल में घोल दिया जाता है, जो कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। इसमें क्या है कि जो अवशोषित ग्लूकोज होता है, कोशिकाओं के आंतरिक शोषण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिकाओं के निर्माण की मरम्मत में वृद्धि करते हैं। तो जो प्रोटीन होती है क्या करती है, प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण या मरम्मत में वृद्धि करती है। अब मल त्याग तो आप सभी लोग जानते होते हैं, अवशोषण के पश्चात जो बेकार पदार्थ रह जाते हैं, जिनका शरीर के अंदर रहना हानिकारक हो सकता है, अतः मानव गोदा द्वारा इनका वहक्षेपण कर देता है। तो ये हम मल परित्याग कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट